बिहार एपीओ सीरीज में प्रीलिम सेंट्रिक डिस्कशन ये है हमारा, और इसमें हम लोगों ने 4 लेक्चर्स अभी आपके सामने डिलीवर किए ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में. नाउ इज द डे फॉर द 5th लेक्चर, wherein we are going to see the provisions and law regarding the president and governor, comparison of pardoning powers and legislative relations, center and state relations. So today's topic is president. It is worthwhile to show you the topic of today so that we can keep our discussion focused on the subject matter. We do not deviate as such. Comparison between the pardoning powers of the president and governor. This is one subtopic, if you may call it says so. And further, another topic herein attached to it is center-state relations. These two topics we will be dealing with in our discourse today. And so let us first begin with the pardoning power of the president and governor. See, constitutional law or constitution is all about the provision regarding the distribution of and the exercise of the sovereign powers vested in the government. संवैधानिक विधि या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वास्तव में जो सरकार के अंदर या स्टेट के अंदर, जो स्टेट मतलब नेशन स्टेट के अंदर जो सोवरेन पावर है, सर्वोपरि शक्ति है, उस सरकार के किन अंगों में निहित होगी, उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा, उसके संबंध में विधियां या नियम बताने वाला लॉ ही है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. अब हमारे यहाँ गवर्नमेंट तो फुल्ली पोटेंटेड मैनर में अगर बात करें, पूर्णतः शक्ति संपन्न के होने के संदर्भ में बात करें, तो हमारे यहाँ जो सरकार है वो केंद्र और राज्य के स्तर पर है. वैसे तो ये वेल नोन हो चुका अब तो कि सरकारें अब लोकल लेवल पर भी हैं, पंचायत और नगर पालिका के रूप में. लेकिन हम यहाँ जब बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स में, तो मेन फोकस हमारा होता है सेंटर और स्टेट के बीच ही. तो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको पार्ट 5 के अंदर यूनियन चैप्टर में, ये यूनियन हेडिंग के साथ एक चैप्टर में रखा गया है. तो यूनियन से तात्पर्य है, यूनियन से मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम, यूनियन गवर्नमेंट का स्कीम, और स्टेट से मतलब है स्टेट की गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम. तो कई सारे आर्टिकल्स हैं पार्ट 5 में जो सेंटर के बारे में प्रोविजंस बताते हैं. उसी तरह कई सारे आर्टिकल्स हैं पार्ट 6 में जो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में तमाम प्रोविजंस बताते हैं. हमारे डिस्कशन का स्कोप उतना अनलिमिटेड टाइप का नहीं हो सकता. हमें एक लिमिटेड डिस्कशन के थ्रू ये समझ लेना है कि सेंटर में लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, और अलग अलग आर्टिकल्स जो पार्ट 5 के हैं उनमें से कुछ जो है वो पार्लियामेंट के मामले में के बारे में बताते हैं, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में बताते हैं, और सर्टेन ऑफ द प्रोविजंस जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव या यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताते हैं, और सर्टेन आर्टिकल्स हैं पार्ट 5 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के मामले के बारे में बताते हैं. उसी तरह स्टेट में अगर हम देखें तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं वो स्टेट में भी हैं. तो कुछ आर्टिकल्स जो पार्ट 6 के हैं वो यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में आपको बताएंगे, कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में वहाँ बताएंगे, और पार्ट 6 के ही कुछ आर्टिकल्स जो हैं हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बताएंगे.
हमारा फोकस है यहाँ इस टॉपिक के मामले में प्रेसिडेंट और गवर्नर और उनकी पार्डनिंग पावर। तो यूनियन में जो एग्जीक्यूटिव का फॉर्मल हेड है, जो हेड ऑफ स्टेट भी माना जाता है, वह है प्रेसिडेंट। और स्टेट के लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव का फॉर्मल हेड है वो है गवर्नर। हेड के तौर पर उनको ऐसा डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जैसा ब्रिटेन में फॉलो हुआ वैसा ही इंडिया में भी फॉलो हुआ है। और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सफिशिएंटली इंप्लाई करते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट है। उसी तरह से प्रोविंस के मामले में गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट है। प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 53 डिक्लेयर करता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। और स्टेट के मामले में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल आप देख सकते हैं 154 है, वो ये डिक्लेयर करता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर ऑफ द स्टेट। यही दो प्रोविजंस हैं जो रिस्पेक्टिवली प्रेसिडेंट और गवर्नर को एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट बना देते हैं। फॉर्मली यूनियन की जो भी कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस में निहित है? प्रेसिडेंट में। उधर फॉर्मली स्टेट की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस में निहित है? स्टेट के गवर्नर में। सवाल ये अराइज होता है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स है क्या? कहीं कोई डिफिनीशन दिया गया है क्या? फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई डिफिनीशन नहीं है। रामजाबाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में 1955 के अपने उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताने की कोशिश की कि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस connotes the residue of governmental functions after the legislative and the judicial powers are taken away. Suppose in a consideration you take away the legislative and judicial powers of the government, then whatever will be left over shall be the realm of the executive power. सुप्रीम कोर्ट ने यह बताने की कोशिश की कि सरकारी कार्यों में विधायिका का कार्य, लेजिस्लेचर का कार्य लिमिटेड है, लॉ बनाना और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, वो भी हाउस के अंदर, बस पार्लियामेंट के हाउस या स्टेट लेजिस्लेचर के हाउसेस के अंदर। और कोर्ट का भी काम लिमिटेड है, चाहे बर्डन जितना भी हो अंदर अंदर काम के बोझ का, लेकिन काम लिमिटेड है। केस आएगा तो हियरिंग करेंगे और उस पर फैसला करेंगे। तो गवर्नमेंटल फंक्शंस में से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के काम को अगर माइनस कर दे तो बीच में जो बच गया वो सारा क्या है? एग्जीक्यूटिव फंक्शन है गवर्नमेंट का। और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो पावर्स चाहिए आप उसको एग्जीक्यूटिव पावर्स कह सकते हैं। तो कहने का मतलब कि डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी का फॉर्मुलेशन, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का। और जाहिर सी बात है कि इन कामों को परफॉर्म करने के लिए जो पावर चाहिए वो एग्जीक्यूटिव पावर है। नेचुरल सवाल इसके बाद ये अराइज होता है कि एग्जीक्यूटिव पावर किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड होगा, या कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिसके बाबत प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव पावर्स होगी, और कौन से वो सब्जेक्ट होंगे जिनके बारे में स्टेट के गवर्नर को एग्जीक्यूटिव पावर होगी। कॉन्स्टिट्यूशन के दो प्रोविजंस हैं जो सफिशिएंटली इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करते हैं। आर्टिकल 73 कहता है कि जिन विषयों के ऊपर लॉज बनाने की पावर पार्लियामेंट को है, उन्हीं विषयों के संदर्भ में, उन्हीं विषयों के बारे में एग्जीक्यूशन की पावर या एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन को होगी, मतलब प्रेसिडेंट को फॉर्मली होगी। और आर्टिकल 162 कहता है कि जिन जिन विषयों के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर को लॉ बनाने की पावर है, उन विषयों के ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर को होगी। अब आगे सवाल फिर खड़ा होता है कि कौन कौन से विषयों के ऊपर पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर है, और दूसरी तरफ कौन कौन से वे विषय हैं, कौन कौन से वे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर को लॉज बनाने की पावर है। तो इसका आंसर देता है आर्टिकल 246, कहता है कि 7th शेड्यूल की तरफ चलो, वहां पहुंचो 7वीं अनुसूची में, और देखो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, उस पर लॉ बनाने की, लेजिस्लेशन की एक्सक्लूसिव पावर, अनन्य शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। जो स्टेट्स लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उस पर लॉ बनाने की पावर किसके पास है?
स्टेट लेजिस्लेचर के पास। एक्सक्लूसिव पावर ही है वो। कुछ एक कंडीशंस हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर पार्लियामेंट भी स्टेट लेजिस्लेचर के सब्जेक्ट्स में लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में लॉ बना सकती है। लेकिन थ्योरेटिकली एक जनरल तौर पर अगर बात की जाए तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की पावर स्टेट लेजिस्लेचर को है। तो कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर लॉ बनाने की, कॉन्करेंट लेजिस्लेशन की पावर दोनों को है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को। कंडीशन ये है कि पार्लियामेंट्री और स्टेट लॉ कॉन्करेंट लिस्ट के मामले में और कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट के मामले में अगर पार्लियामेंट्री और स्टेट लॉ के बीच कोई रिपग्नेंसी आ जाए, रिपग्नेंसी परसीव किया जाए, ऑब्जर्व किया जाए, तो जिस हद तक स्टेट का लॉ पर रिपग्नेंट होगा उस हद तक वो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, स्टेट वाला लॉ प्रिवेल नहीं करेगा। तो इस तरह से प्रेसिडेंट के बहुत सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं और स्टेट के भी गवर्नर के बहुत सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। उन पावर्स का जो विषय है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो काफी बड़ा है, काफी डिटेल्ड है। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स रिस्पेक्टिवली। अब ये भी बात है कॉन्स्टिट्यूशन में कि पावर चाहे कितना भी दे दिया गया हो प्रेसिडेंट को और उधर स्टेट के गवर्नर को, लेकिन हमारे यहां एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कम कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे यहां जो प्रेसिडेंट हैं या स्टेट के जो गवर्नर हैं, हेड ऑफ स्टेट के रूप में, चाहे वो सारा पावर फॉर्मली होल्ड करते हो, लेकिन वो राजा हैं, इंग्लैंड के राजा की तरह हैं। वो अपने पावर को अपने मंत्रियों की सलाह के बिना यूज नहीं करेंगे। मिनिस्ट्रियल एडवाइस पर उनको काम करना है। अपने एग्जीक्यूटिव एक्ट को वो मिनिस्ट्रियल एडवाइस पर परफॉर्म करेंगे। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा और वही उन्हीं की सहायता और सलाह पर प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर को परफॉर्म करेंगे। ज्यादा से ज्यादा एक बार कह सकते हैं प्रेसिडेंट यूनियन कैबिनेट को कि आप अपने एडवाइस को रिकंसिडर कीजिए, लेकिन रिकंसिडर्ड ओपिनियन कोई भी हो कैबिनेट का, प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी है कि वो उसके अकॉर्डिंग काम करे। स्टेट के मामले में ऐसी ही स्थिति है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 163 है, उसका क्लॉज 1 देखने पर पता चलता है कि स्टेट में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से हेडेड बाय होम चीफ मिनिस्टर, और वो गवर्नर को उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स के एक्सरसाइज के मामले में एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग गवर्नर काम करेंगे। हम उस एरिया में ना जाएं, गवर्नर को कुछ लैटिट्यूड है, कुछ डिस्क्रेशन है जहां वो इंडिपेंडेंट होकर भी काम कर सकते हैं, जो गवर्नर के डिस्क्रेशनरी पावर के अंतर्गत माना गया है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जहां पर यूनियन कैबिनेट के एडवाइस से प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इधर स्टेट में भी जिसके बाबत स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर गवर्नर एग्जीक्यूटिव पावर्स को यूज करते हैं। तो तमाम है। सवाल उठता है कि जो पार्डनिंग पावर है वो क्या है? पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। जनरल स्टडीज टाइप की किताबें थोड़ा मिसलीड करती हैं। पार्डनिंग पावर को वो जुडिशियल पावर के रूप में दिखाती हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव पावर है। पार्डन करना, ये पार्डन इत्यादि ग्रांट करना प्रेसिडेंट का और अदर स्टेट के गवर्नर का क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर है, वो जुडिशियल पावर नहीं है। और केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 के केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रेसिडेंट कोई कोर्ट नहीं है। प्रेसिडेंट के सामने पार्डनिंग ग्रांट की जाए या न की जाए के मामले में प्रेसिडेंट कोई एडवर्सरियल हियरिंग कंडक्ट नहीं करेंगे कि एक तरफ गवर्नमेंट के वकील बोल रहे हैं, दूसरी तरफ जो एप्लीकेंट है जिसको मर्सी चाहिए वो उसके वकील को प्रेसिडेंट को एड्रेस कर रहे हैं। ये नहीं होगा। प्रेसिडेंट कोर्ट नहीं है। इप्सो फैक्टो गवर्नर के मामले में भी यही कह सकते हैं, गवर्नर भी कोर्ट नहीं है। ये जुडिशियल पावर है ही नहीं, ये एग्जीक्यूटिव पावर का पार्ट है। और ये सेटल्ड लॉ है थ्रू ए कैटेना ऑफ डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि जब ये एग्जीक्यूटिव पावर है तो अन्य एग्जीक्यूटिव पावर के इस्तेमाल के मामले में जैसा होता है वैसे ही यहां पर भी प्रेसिडेंट अपने मिनिस्टर्स के एडवाइस पर इस पावर को यूज करेंगे। सिमिलरली स्टेट में गवर्नर अपने मिनिस्टर्स के एडवाइस पर इस पावर को यूज करेंगे। और जैसा अन्य मामलों में होता है, मिनिस्ट्रियल एडवाइस पर प्रेसिडेंट के द्वारा जारी किया गया कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यहां तक कि कुछ एक प्रोक्लेमेशन भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे से मुक्त नहीं है, जुडिशियल रिव्यू की एक्सरसाइज से इम्यून नहीं है। अर्थात प्रेसिडेंट
या गवर्नर स्टेट के जो हैं, अगर अपने पार्डनिंग पावर के एक्सरसाइज में किसी प्रकार की इलीगलिटी, किसी प्रकार की का आर्बिट्रेरीनेस अगर शो करते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, अप्रोप्रिएट रिट्स के द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनके इस पार्डनिंग के संबंध में पास किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को वॉइड भी कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट वायलेशन के ग्राउंड पर प्रेसिडेंट के द्वारा दिए गए पार्डन को वॉइड भी डिक्लेयर किया जा सकता है। सिमिलरली स्टेट में भी अगर किसी तरह से पार्डनिंग ग्रांट की गई है किसी मामले में, या कम्यूटेशन वगैरह स्टेट के गवर्नर के द्वारा आर्बिट्रली ग्रांट किया गया, भले ही मिनिस्ट्रियल एडवाइस पर ऐसा किया गया है, अगर वो फंडामेंटल राइट की स्कीम के वायलेशन में है, आर्बिट्ररी है नहीं, इरोनियस है, अपरेंटली इरोनियस है, तो इसको वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। किस प्रोसेस में? जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस में। तो ये फर्स्ट थिंग कि द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर क्या है? ये एग्जीक्यूटिव पावर है, नॉट ए जुडिशियल पावर। और जब एग्जीक्यूटिव पावर है तो टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन द एडवाइस, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स भी बोलते हैं इकट्ठा फैशन में, वैसे ज्यादा प्रॉपरली बोलना हो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। बहुत सारे जजमेंट्स हैं, जैसा कि मैंने कहा कि a catena of judgments of the Supreme Court reveals that the pardoning power of the president is subject to judicial review। तो जैसे हम इस मामले में देख सकते हैं केएम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, आज भी ये लॉ है। नाइनटीन 1961। फिर उसके बाद अगर आप देखें ईपुरु सुधाकर मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एकदम हाल तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोर्ट किए गए। ईओआई में लिख रहा हूं 1980। केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नाइनटीन 1989। बिल्कुल हाल के जजमेंट की मैं बात कर रहा था, तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्रीहरन, राजीव गांधी, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के असैसिनेशन वाले केस के जो अक्यूज रहे उनकी बात है नहीं। द मोस्ट रिसेंट जजमेंट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वी श्रीहरन 2015। यूओआई वर्सेस भी श्रीहरन 2015 का जजमेंट। ये सारे जजमेंट एक कॉमन लॉ एस्टैब्लिश करते हैं इस मामले में कि द प्रेसिडेंट और गवर्नर हैज टू एक्सरसाइज this power on the advice of his ministers, or any arbitrary exercise of pardoning power, any arbitrary exercise of मनमाने तरीके से इस पावर का इस्तेमाल
is subject to remedy in exercise of judicial review by the High Court or by the Supreme Court. ऐसे भी केसेस हुए जहां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए, कन्फर्म किए गए मौत की सजा के ऊपर प्रेसिडेंट ने बहुत लंबा टाइम लगा दिया। तो ये जो इनऑर्डिनेट डिले हुआ, बहुत लंबा डिले जो हो गया प्रेसिडेंट का, मतलब मिनिस्टर्स का ही मान लीजिए, गवर्नमेंट का मान लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो सुप्रीम, उसके जो डेथ रो कन्विक्ट है उसके रिलेटिव सुप्रीम कोर्ट फिर गए, कहा कि इतना लंबा डिले, तो जो आदमी प्रिजन में है, रोज फांसी का इंतजार कर रहा है, तो आपने तो उसको डिप्रेशन में ला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बड़ी गलती थी, एक रीजनेबल टाइम लिमिट को फॉलो करना चाहिए, कोई इनऑर्डिनेट डिले कराने का कोई मतलब नहीं है। शेर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ के जजमेंट में जो है कहा गया था कि 3 साल का कम से कम एक सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि 3 साल के अंदर अंदर जरूर ही मर्सी पिटीशन को वो निपटा दें या मर्सी से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है उसको निपटा दें। हालांकि बाद में वटीश्वरन के केस में, त्रिवेणी बेन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसा हम 3 साल का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इंपोज नहीं करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एक रीजनेबल टाइम के अंदर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मर्सी पिटिशंस को निपटा दे। खैर, तो जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि जहां पर बहुत डिले हो गया और डिले की वजह से कोई मेंटली डिरेंज हो जाए कि भाई मौत की सजा एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, वेटिंग में है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास फाइल पेंडिंग में है उसकी, तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही डेथ के कमिट कर दिया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट बना दिया। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो कुल मिलाकर बात ही जुडिशियल रिव्यू के द्वारा ये ठीक हो सकता है। अब एग्जीक्यूटिव को ये जुडिशियल सा लगने वाला पावर, जुडिशियल पावर में नहीं कह रहा, जुडिशियल सा लगने वाला पावर क्यों दिया? लेयर्स ऑफ कोर्ट के थ्रू कोई कन्विक्शन कन्फर्म हुआ है, लेयर्स ऑफ कोर्ट के थ्रू कोई सेंटेंस अपहोल्ड हुआ है, तो एग्जीक्यूटिव के हेड को फिर उसमें अपना माइंड अप्लाई या मिनिस्टर्स को अपना माइंड अप्लाई करने की क्या जरूरत है उसके मामले में? क्या वो कोर्ट से बेहतर विजडम रखते हैं लॉ के मामले में? आंसर है नहीं। मिनिस्टर्स हों या उनके लिए सूचनाएं प्रोसेस करने वाले, उनको इनपुट प्रोवाइड करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हों, या हेड ऑफ स्टेट के रूप में प्रेसिडेंट या गवर्नर हो, वो लॉ में एविडेंस के नुएंसेस को अप्रिसिएट करने के मामले में कोर्ट की तरह ट्रेंड नहीं माने जाएंगे। फिर भी इस मामले में कोर्ट से रादर एक ऊंचा पोजीशन दिया गया कि कोर्ट के द्वारा सुनाए गए सेंटेंस को, पनिशमेंट को भी वो कम कर सकते हैं, पूर्णतया माफ भी कर दे सकते हैं। क्यों ऐसा दिया गया पावर प्रेसिडेंट या गवर्नर को? जवाब बड़ा आसान है कि भाई सोवरेन जानता है, जो गवर्नमेंट चला रहा है वो जानता है कि उसकी क्या क्या मजबूरियां हो सकती हैं, है नहीं? कुछ ऐसी भी मजबूरियां होती हैं जिसके ऊपर खुलकर बात नहीं की जा सकती। क्या पता जिस कॉन्विक्ट को डेथ दिया जाना हो उसके डेथ दिए जाने से फॉरेन रिलेशन गड़बड़ हो जाएंगे, क्या पता कम्युनल राइट्स बहुत बड़े पैमाने पर छुट जाए, देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है बड़े पैमाने पर डिस्टर्ब हो जाए, कुछ भी इस तरह के कंसिडरेशंस पर ओपनली कोई गवर्नमेंट बात नहीं करेगी, लेकिन डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में गवर्नमेंट इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास बेहतर इनपुट हो सकते हैं, बेहतर रिपोर्ट हो सकती है जो ये सजेस्ट करती होगी कि जो कॉन्विक्ट है उसके पर्सनल लाइफ के मामले में, सोशल लाइफ के मामले में ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि अगर इतना एक्सट्रीम पनिशमेंट उसको भुगतने के लिए बाध्य किया गया तो ये इनजस्टिस जैसा होगा, इनजस्टिस जैसा होगा। इसलिए बेहतर है कि प्रिजनर मतलब कॉन्विक्ट की कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस वगैरह हैं तो उन सबको ध्यान में रखते हुए उसके मामले में सेंटेंस में कोई कमी की जाए या उसको पूर्णतः रिलीज ही कर दिया जाए। खासतौर से लेडीज प्रिजनर के मामले में, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद ही कोई सोवरेन, शायद ही कोई हेड ऑफ स्टेट, शायद ही कोई गवर्नमेंट ये डिसीजन लेगी कि उसके मदर को, बच्चों के मदर को इस तरह मार दिया जाए। तो बेहतर होगा कि उसके लिए अगर मौत की सजा सुनाई गई है कोर्ट के द्वारा तो उसको आजीवन कारावास में कम्यूट कर दिया जाए। तो इस प्रकार के डिसीजन लिए जा सकते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा।
अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि दोनों में फर्क क्या है। प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर क्या है, प्रोविजन आर्टिकल 72 में, गवर्नर के पार्डनिंग पावर का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 161 में है। ठीक है, ये वेरिएंट्स, पार्डनिंग पावर एक जनरल नाम है, इसके कई स्पीसीज हैं। एक स्पीसीज तो इसी नाम से पार्डन, इसके और भी प्रजातियां हैं, कम्यूटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट, रिप्रीव। पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट, रिप्रीव। पार्डन में है, अगर पार्डन ग्रांट करते हैं प्रेसिडेंट या गवर्नर तो कन्विक्शन, दोष सिद्धि और दंड मतलब सेंटेंस दोनों एकदम ऑब्लिटरेट हो जाएंगे, वॉश ऑफ हो जाएंगे, धुल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर पार्डन ग्रांट कर दिया, जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है, अगर पार्डन ग्रांट कर दिया तो सपोज, तो मान लिया जाएगा कि वो अब दोषी भी नहीं रहा, दोष भी उसका जो कोर्ट के जजमेंट की वजह से दोष उसके साथ, गिल्ट उसके साथ जो अटैच हो गया था, और गिल्ट अटैच होने की वजह से जो कई लायबिलिटी उसके मामले में आयद हो गई थी, वो सब खत्म। नौकरी से अगर सस्पेंड हुआ था तो वापस ले लो, नौकरी से उसको निकाला गया था क्योंकि पार्डन मिल गया, कन्विक्शन अब स्टैंड कर ही नहीं रहा। यूजुअली ऐसा करते नहीं प्रेसिडेंट या गवर्नर, कन्विक्शन को बने रहने दो, दोषी तो है ही, माफी दे दो, कहां, सेंटेंस के मामले में। लेकिन पार्डन में क्या होगा, कन्विक्शन भी खत्म, सेंटेंस तो नेचुरली खत्म हो ही जाएगा फिर तो। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम कब किया जा सकता है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के मामले में किया जा सकता है। और क्या, पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करते हुए कोई डिक्टेटर कोर्ट तक से ये सजा करवा दे अपने पॉलिटिकल राइवल के लिए कि ये दोषी है, मर्डर का दोषी है, इसको मौत की सजा दी जाए। बाद में गवर्नमेंट आ गई, अभी प्रेसिडेंट के पास फाइल पेंडिंग थी, गवर्नमेंट जो दूसरी वाली आती है उसको लगता है कि कोई एविडेंस नहीं था, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर जैसा है ये, तो वैसी स्थिति में ये हो सकता है कि पार्डन के द्वारा उस कॉन्विक्ट के कन्विक्शन को, सेंटेंस को, दोनों को एकदम साफ कर दिया जाए। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, रियल एग्जाम्पल के अभाव में गेस ही करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के पार्डन ग्रांट करने के मामले में यह एक फर्क है कि प्रेसिडेंट कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर, मौत की सजा के ऊपर पार्डन ग्रांट कर सकते हैं, ये वाला कन्विक्शन भी खत्म, सेंटेंस भी खत्म। गवर्नर जो है कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर पार्डन ग्रांट नहीं कर सकते, ये एक लिमिटेशन है। इन दोनों आर्टिकल को साथ साथ पढ़ने से पता चलता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि डेथ पनिशमेंट में गवर्नर पार्डन तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन इनमें से कोई भी प्रोविजन जो है, कम्यूटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट वगैरह, वो यूज कर सकते हैं, है ना, करते भी हैं। अभी हाल में वी श्रीहरन वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ध्यान रहे कि अगर किसी सेंट्रल लॉ के तहत कन्विक्शन हुआ हो या कोई ऐसा क्रिमिनल केस जो है तो स्टेट के लॉ के अकॉर्डिंग ही ऑफेंस, लेकिन उसको किसी सेंट्रल एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट किया है और सेंट्रल एजेंसी के पराक्रम से, प्रोसिक्यूशन से वो जो है अक्यूज्ड, कॉन्विक्ट हुआ है, तो ऐसे मामले में डेथ पनिशमेंट में कम्यूटेशन वगैरह ग्रांट करने या रिमिशन वगैरह ग्रांट करने के मामले में जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जरूर कंसल्ट करे, उसके कॉन्करेंस से ही काम करे। तो ये सारे लिमिटेशंस हैं। अब अगर हम कम्यूटेशन की बात करें तो इसमें सेंटेंस एक ग्रेड नीचे ले आया जाता है, सेंटेंस जो है एक ग्रेड बस नीचे लाते हैं, एक लोअर ग्रेड पे। डेथ है तो आजीवन कारावास, लाइफ इंप्रिजनमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो कोई और स्पेसिफाइड टर्म्स ऑफ इंप्रिजनमेंट वाली सजा, है नहीं, ऐसे करके। इंप्रिजनमेंट के नीचे फाइन हो सकता है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है। तो एक एक स्टेज नीचे उतरने वाला काम है कम्यूटेशन। ज्यादातर मामले में यही होगा कि प्रेसिडेंट ने अगर किसी के डेथ की सजा है
तो उसको कम्यूट करते हुए आजीवन कारावास में बदल दिया, उसको आजीवन कारावास में बदल दिया। गवर्नर भी ये कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नर को डेथ पनिशमेंट के मामले पार्डन ग्रांट करने की पावर नहीं, कम्यूटेशन तो कर ही सकते हैं, खासतौर से तब जब वो स्टेट के लॉ के अकॉर्डिंग हुआ हो, है नहीं, और जो है स्टेट की एजेंसी ने, पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, प्रोसिक्यूशन प्रोक्योर किया। रिमिशन में क्या होता है, सजा की मात्रा, सजा के नेचर में ये बदलाव नहीं करेगा रिमिशन। विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ पनिशमेंट it can reduce the punishment, it can reduce the quantum of punishment to any lowest point. अगर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है तो रिग्रेस ही रहेगा, 10 साल का है तो घटा कर 1 दिन का कर दो, चाहे कोई लिमिटेशन नहीं, 1 दिन का कर देने पर तो कल ही छूट जाएगा फिर तो क्यों? तो विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ पनिशमेंट, रिमिशन जो है सेंटेंस को किसी भी नीचे के स्तर पर ले आ सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट यूजुअली प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए अलग अलग स्टेट अलग अलग रिमिशन पॉलिसी रखते हैं, हालांकि काफ़ी सिमिलरिटी होती है उनके रिमिशन पॉलिसी में, क्योंकि जेलों की आबादी खत्म करना भी राज्य की एक पॉलिसी होती है ना। हम जेलों के ऊपर कितना खर्च करेंगे, नए नए जेल थोड़ी बनवाते रहेंगे और क्लेम करेंगे कि हम सभ्य हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसलिए जो जेल है उसमें रिफॉर्म का काम चलता रहना चाहिए, जो प्रिजनर सुधर रहे हैं, जो सोसाइटी के सर्कुलेशन में जिनके अब आने से कोई खतरा नहीं है, बल्कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी में, अपने फैमिली में, तो उनको रिलीज करने में अच्छा भलाई है नहीं। हर किसी को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। तो रिमिशन की पॉलिसी के तहत स्टेट के जो गवर्नर हैं, वो जो कई प्रिजनर्स होते हैं स्टेट के अंदर, उनको वो रिलीज करते रहते हैं। जनरली आप देखेंगे कि जिस लाइफ कॉन्विक्ट ने, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भुगत रहे जिस भी कॉन्विक्ट ने 14 साल की सजा काट ली है, तो सीआरपीसी और अब बीएनएसएस के प्रोविजन के ऊपर के द्वारा उसकी सजा को बिल्कुल मिनिमम पर लाया जा सकता है, 1 दिन पे लाया जा सकता है और कल भी रिलीज किया जा सकता है। रेस्पाइट टेम्पररी रिलीफ, नेक्स्ट वाला देखियो। रेस्पाइट क्या है? टेम्पररी रिलीफ है, मतलब प्रिजनर जो है, जो कॉन्विक्ट है, उसके मामले में कुछ स्पेशल पर्सनल सर्कमस्टांसेस हैं जिसको ध्यान में रखते हुए उसको निकालना पड़ेगा। जैसे कोई लेडी प्रिजनर है, प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी एकदम एडवांस स्टेज में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा उसको रिलीफ दिया जा सकता है, रेस्पाइट। कोई कॉन्टेजियस डिजीज का शिकार हो गया, अब जेल में रखना उसको अच्छा नहीं रहेगा, औरों को नुकसान करेगा, तो उसको रेस्पाइट के माध्यम से निकाला जा सकता है। अनसाउंड माइंड का हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। और रिप्रीव तो बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का, क्लरिकल टाइप का ऑर्डर हो गया कि क्योंकि अब प्रेसिडेंट साहब के पास या गवर्नर साहब के पास मर्सी पिटीशन आ गई, तो फर्दर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा, किसी भी जेल के अथॉरिटी के द्वारा। जब तक प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली मैटर के मामले में कोई अपना डिसीजन नहीं देते, तब तक स्टे लगा रहेगा किसी भी तरह के पनिशमेंट के एग्जीक्यूशन के मामले में। खास तौर से मौत की सजा एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी। तो रिप्रीव तो एकदम फॉर्मेलिटी है जो मिल ही जाएगी, और उसके बाद फाइनल डिसीजन आएगा जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेथड बताया गया उसके अकॉर्डिंग। केएम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया था कि सेंटेंस को सस्पेंड करने की भी पावर है गवर्नर को, लेकिन उसका इस्तेमाल वो तब नहीं कर पाएंगे जब मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो, है नहीं। तो इस प्रकार से कई लिमिटेशंस हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे। मैंने कुछ केस लॉज के साथ इसको डिस्कस करने की कोशिश की, बहुत यूजफुल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल का टाइमलाइन ऑर्डेन किया था कि 3 साल के अंदर जो गवर्नर या प्रेसिडेंट हैं वो अपना डिसीजन ले लें। वो था शेर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग अपने जजमेंट्स में एक फिक्स टाइम लिमिट को स्ट्रिक्टली मानने से इनकार किया। तो ये, अब इसके बाद हम देखें जरा दूसरा हमारा जो टॉपिक है। हाँ, एक और आपको फर्क बताते चले लास्ट में कि एक तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर में फर्क, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पार्डनिंग पावर में एक फर्क ये रहा कि मौत की सजा, डेथ पनिशमेंट के मामले में गवर्नर पार्डन ग्रांट नहीं कर सकते। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो कोर्ट ऑफ मार्शल है, मिलिट्री कोर्ट्स, जिनकी स्थापना, जिनकी फंक्शनिंग अलग अलग
डिफेंस लॉज के द्वारा होती, आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट के द्वारा होती। तो मिलिट्री कोर्ट्स एकदम अलग सिस्टम है। और मिलिट्री कोर्ट्स अपने लॉ, मतलब आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट इत्यादि के तहत अपने डिलिंक्वेंट ऑफिसर्स को है नहीं पनिश करते हैं। उनके खिलाफ कंप्लेंट आती है, प्रोसिक्यूशन लॉन्च होता है, फॉर्मली उनको पनिश किया जाता है मिलिट्री लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर मान लीजिए किसी को कोई भी पनिशमेंट सुनाया गया, मौत की सजा सुनाई दी गई मिलिट्री कोर्ट के द्वारा, तो उस मिलिट्री कोर्ट की सजा के ऊपर गवर्नर का कोई काम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। मैटर जाएगा ही नहीं गवर्नर साहब के पास। नहीं तो हर स्टेट के अंदर मिलिट्री कैंट तो हैं ही, कई हैं। ये नहीं होगा कि जैसे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद कैंट में किसी सैनिक के ऊपर सजा सुनाई गई तो वहीं पर यूपी के गवर्नर के पास अपील कर लो। या लखनऊ में भी कैंट है, लखनऊ के कैंट में जो कोर्ट है मान लीजिए, वहां पर प्रोसीडिंग चला, सजा सुना दी गई, तो चलो भाई लखनऊ में गवर्नर साहब का ऑफिशियल रेजिडेंस पास में ही वहीं कर लें अपील। ये नहीं होगा। अपील कहाँ होगी? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के यहाँ। वैसे भी प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर हैं डिफेंस फोर्स के, नेचुरल सी बात है, लॉ के अकॉर्डिंग भी और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी। तो प्रेसिडेंट जो है, गवर्नर जो है, मिलिट्री कोर्ट के किसी भी जजमेंट के मामले में किसी भी तरह का पार्डनिंग पावर यूज नहीं करेंगे, जबकि प्रेसिडेंट को ये पावर है। यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आई होप द टॉपिक इज sufficiently explained. Now let us move on to the other subtopic, which is manifest from the assignment that we first show you on the board. सेंटर स्टेट रिलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 का मामला है। एक तरफ सेंटर, एक तरफ स्टेट, पार्ट 11, एक एक। कॉन्स्टिट्यूशन के कई पार्ट्स हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन यहां है। ये चैप्टर इसलिए बनाना पड़ा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी में दोनों की पावर, दोनों का डोमेन डिफाइन कर दिया गया है। अब दोनों मिलकर काम करें तभी देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, उसका स्ट्रेंथ बना रहेगा। म्यूचुअल कोऑपरेशन के द्वारा ही वो बड़े अच्छे तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो तमाम इंतजाम किए गए हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो सेंटर और स्टेट के बीच, बल्कि दोनों के बीच एक म्यूचुअलिटी हो, एक म्यूचुअल कोऑपरेशन का वातावरण हो, ताकि सेंटर से डिफाइंड होकर स्टेट न चला करे। एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो सब्जेक्ट के डिवीजन के मामले में भी और कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस की वजह से भी सेंटर को ज्यादा पावर दी गई है स्टेट के मुकाबले। डिफेंस, रेलवेज वगैरह ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टेट के राइट्स को ओवरराइड करते हुए सेंटर की पावर ज्यादा है। लेकिन वो देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी और ओवरऑल बैलेंस ग्रोथ के हित में है। वो ऐसी सेंटर को बस वैक्यूम में कोई महान बनाने वाला प्रयास नहीं है। तो आप देखो तो हम कोशिश पूरी यही है सेंटर स्टेट रिलेशंस के मामले में कि जहां सेंटर चाहे कि स्टेट को अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करें, स्टेट सेंटर की बात माने, तो वहां स्टेट को प्लायंट होना चाहिए, झुकना चाहिए, तभी देश बना रहेगा। और ये जो कॉमन स्पिरिट है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल्स में, जो पार्ट 11 के अंदर हैं, इन आर्टिकल्स में सफिशिएंटली दिखाई पड़ेगा। क्या क्या दिखता है, कितने आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 245 से शुरू होता है ये चैप्टर और 263 तक जाता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव रिलेशंस की जो बात है या एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव रिलेशंस की जो बात है वो 245 से लेकर और 245 से लेकर आप देख सकते हैं कि वो कहां तक है, 254 तक है। और 256 से 263 तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है। तो 245 से 255 254 54 लेजिस्लेटिव रिलेशंस।
और आर्टिकल 255 से, नहीं ये 255 तक ही है, और 256 से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है। याद रखिएगा, जीएस टाइप का, जीएस वाला क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। हम इसको बड़ी आसानी से समझ कर सकते हैं, समझते हुए चलें तो। आर्टिकल 245 कहता है कि यूनियन, अब क्योंकि लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात है, 245 से कहां तक, 255 तक, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इंटर रिलेशन की बात हो सकती है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स या डोमेन की बात इसमें हो सकती है, या कैसे जो पार्लियामेंट है वो स्टेट के लेजिस्लेचर वाले पावर में ओवरराइड कर सकता है, जा सकता है। तो देखिए आर्टिकल 245 कहता है एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, बाय द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात है, ऑफ द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सही है, एक्सटेंट ऑफ द लॉज, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा, या पार्लियामेंट अगर चाहे तो अपने किसी पर्टिकुलर प्रोविजन के द्वारा डिक्लेयर कर सकती है कि ये पूरे इंडिया पर लागू होने के बजाय किसी पर्टिकुलर एरिया पर लागू होगा, जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी के ऊपर लागू होगा, चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी के ऊपर लागू होगा, कुछ एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट तक लागू होगा, डिपेंड करता है। बट इतनी बात कॉमन है, जनरल है कि पार्लियामेंट्री लॉ का जो यूजुअल इफेक्ट होगा वो पूरे इंडिया की टेरिटरी पर होगा, लेकिन पार्लियामेंट्री लॉ का डिपेंड करता है, खुद ही लॉ अगर ये डिक्लेयर कर दे तो उसका लिमिटेड एप्लीकेशन भी हो सकता है टेरिटरी के मामले में। और ये भी है आर्टिकल 245 में कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ का अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन हो रहा है तो इस वजह से उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाए गए लॉ हैं उनका इफेक्ट देश से बाहर रहने वाले लोगों के ऊपर हो रहा है, तो इस वजह से कि देश से बाहर रहने वाले लोगों के ऊपर वो उसका इफेक्ट हो रहा है, इस वजह से वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा, है नहीं। जैसे अमेरिका में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, उसके मदर फादर में से कोई भी इंडियन हो, तो इंडिया की सिटीजनशिप एक्ट 1955 वो जो लॉ है वो उस बच्चे के फ्यूचर स्टेटस को गवर्न करेगी। वो अप्लाई कहां कर रही है, अमेरिका में बॉर्न एक बच्चे के ऊपर हमारा लॉ अप्लाई कर रहा है, किसने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन पार्लियामेंट्री लॉ का हो सकता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन की वजह से कोई पार्लियामेंट्री लॉ को इनवैलिड नहीं माना जाएगा। तो लॉ मेकिंग की पावर, यहां पर लॉ बनाने की पावर, मेकिंग ऑफ लॉ वर्ड यूज किया गया है, जो लेजिस्लेचर का काम है, यही डिस्टिंक्शन है। आर्टिकल 245 में किसकी बात है, टू मेक लॉ, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। और जुडिशरी वाले मामले में आप क्या देखते हो, जैसे आर्टिकल 141 में द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो लॉ मेकिंग का काम लेजिस्लेचर करता है, लॉ की मीनिंग को डिक्लेयर करने का, उसके इंप्लीकेशंस को डिक्लेयर करने का काम केस बाय केस मौका मिलने पर कोर्ट्स कर सकते हैं। कोर्ट लॉ मेकिंग का काम नहीं करते, वो लॉ डिक्लेयर करते हैं, उसकी मीनिंग को, एग्जिस्टिंग लॉ के मीनिंग को डिक्लेयर करते हैं, और उस प्रोसेस में कई बार कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव तरीके से डिक्लेयर कर देते हैं। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन के नाम पर ये लॉ मेकिंग का काम कर दिया है हमारी न्यायपालिका ने। ये क्रिटिकिंग की बात है, साउंड क्रिटिकिंग की बात है, इसमें कोई एस्पर्जन या कोई ऑफेंस इंटेंडेड नहीं, कोई कंटेम्प्ट वाली बात नहीं, ठीक है। एनीवे, आपको समझाने के पर्पज से मैंने ये 2 वर्ड ये बताया। तो अब उसके बाद देखें टेरिटोरियल एप्लीकेशन के बाद अगर हम देखें तो सब्जेक्ट मैटर वाइज, क्योंकि लॉ किसी चीज के बारे में ही तो बनेगा। आप भी, हम अपने लाइफ में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो वैक्यूम में थोड़ी कर रहे हैं, वो किसी चीज के लिए कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट है उसका, कोई गोल है उसका। तो वैसे ही लॉ वैक्यूम में तो बनेगा नहीं, लॉ का कोई सब्जेक्ट होगा, हवा, पानी, पेड़ पौधे, आदमी,
आदमियों का एजुकेशन, आदमियों की हेल्थ केयर, आदमियों की प्रॉपर्टी, कोई तो सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? अब सब्जेक्ट इनफाइनाइट वैरायटी के हो सकते हैं। हमारा लाइफ इज ए सम टोटल ऑफ सेवरल गोल्स, सेवरल सब्जेक्ट, सेवरल मैटर्स। तो उसी तरह से एक नेशन के लाइफ में, नेशन और उसके पीपल के लाइफ में वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन हमें कुछ फॉर्मूला टाइप से समअप तो करना पड़ेगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये एक्सरसाइज किया है। कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के अंदर उन्होंने हमारे लाइफ, नेशन के लाइफ और पीपल के लाइफ से रिलेटेड तमाम जो कंसर्न्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उसको फॉर्मूला टाइप से लिख दिया है। ज्यादा नहीं सोचना, उतने ही में लॉ बनेगा। कोई नई बात अगर इजाद हुई माइंड के द्वारा तो उसको देखा जाएगा। रेजिडुअरी सब्जेक्ट का भी स्कोप है, कोई भी बना सकता है, पार्लियामेंट लॉस बना सकती है उसके ऊपर। तो पॉइंट ये है कि आर्टिकल 246 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के अंदर जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर लॉ बनाने की एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट को होगी। यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो इस नेचर के हैं कि जिसके मामले में पूरे नेशन के मामले में एक कॉमन पॉलिसी और एक कॉमन प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, नहीं तो इससे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी पर बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो इसलिए वैसे सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में रखे गए जिसका नेशनल इंपॉर्टेंस हो सकता है। उस मामले में, लॉ के मामले में, उन सब्जेक्ट्स के मामले में, लॉ के मामले में हम डाइवर्सिटी एक्सेप्ट या टॉलरेट नहीं कर सकते। तो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की पावर, एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट को है। सिमिलरली आर्टिकल 246 वेंट ऑन, गोज ऑन टू से दैट की स्टेट लेजिस्लेचर के सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने की पावर स्टेट लेजिस्लेचर को होगी, और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट, कॉन्करेंट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास होगी? स्टेट लेजिस्लेचर के, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास होगी। इस कंडीशन के साथ कि कॉन्करेंट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर अगर पार्लियामेंट्री और स्टेट लॉ के बीच अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन या रिपग्नेंसी हो गई तो उस हद तक, जिस हद तक कॉन्ट्राडिक्शन या रिपग्नेंसी है, उस हद तक पार्लियामेंट्री लॉ स्टेट लॉ के ऊपर प्रिवेल करेगा। स्टेट वाला लॉ उस हद तक इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये है आर्टिकल 246 की कहानी। और आर्टिकल 246 के मामले में अगर हम देखें तो बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है कि न तो पार्लियामेंट यूजुअल टाइम्स में, नॉर्मल कोर्स में स्टेट के सब्जेक्ट में इंक्रोच करे, और न ही स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पार्लियामेंट्री सब्जेक्ट के ऊपर इंक्रोच करे। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, वो डायरेक्टली या टेंजेंशियली स्टेट के सब्जेक्ट को टच कर रहा है, हिट कर रहा है, या स्टेट ने कोई लॉ बनाया, शक्ल से वो लॉ स्टेट सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉ दिख रहा है अपीयरेंस से, लेकिन रियल सब्सटेंस में वो पार्लियामेंट्री सब्जेक्ट को, पार्लियामेंट के लिए रिजर्व सब्जेक्ट को टच कर रहा है या उसको अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में उस लॉ की वैलिडिटी के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है, उसको चैलेंज किया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू के लिए। और जुडिशियल रिव्यू के एक्सरसाइज में कोर्ट्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस डेवलप किया है, जिसके माध्यम से वो डिसाइड करते हैं कि लॉ का नाम चाहे कुछ भी हो, लॉ का फॉर्मेट चाहे कुछ भी हो, अपरेंटली लॉ चाहे कैसा भी दिख रहा है, रियल में अपने पिथ एंड सब्सटेंस में, अपने मूल तत्व में, पिथ एंड सब्सटेंस का मतलब वही, पिथ और सब्सटेंस दोनों एक ही चीज है, बस फ्रेज की सुंदरता है बस। तो अपने पिथ एंड सब्सटेंस में वो जो लॉ है वो एक्चुअल में किसका है? स्टेट सब्जेक्ट से रिलेटेड है या सेंट्रल सब्जेक्ट से रिलेटेड है नहीं? साउंड एम्पलीफायर को कंट्रोल करने के लिए लॉ बना रहे हो, अगर वो सब्जेक्ट पब्लिक हेल्थ को टच करता है तो किससे रिलेटेड माना जाएगा? इस तरह के क्वेश्चंस को डिसाइड करने का काम डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के द्वारा ही किया जाएगा, है नहीं? प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स खुलना के केस में जस्टिस मॉरिस ग्वायर ने जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस डेवलप किया, और इसको काफी एप्लीकेबल, डिजायरेबल माना गया। सब्सिक्वेंटली भी हमारे कोर्ट्स ने जो है वो इसका कई बार इस्तेमाल किया है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस doctrine of pith and substance has been used several times, and it was in
सुब्रमण्यम चेट्टियार वर्सेस मुत्तुस्वामी गोंडन, 1940, फेडरल कोर्ट का जजमेंट। डॉक्ट्रिन, पीथन सब्सटेंस समझ तो लिया। लॉ के मूल तत्व को देखो, भावनाओं को समझो। सुब्रमण्यम चेट्टियार वर्सेस मुत्तुस्वामी गोंडन, फेडरल कोर्ट का जजमेंट, जस्टिस मॉरिस स्क्वायर, चीफ जस्टिस मॉरिस स्क्वायर, 1940। इस जजमेंट में और भी कोट किया गया था, उससे पहले का, उसके बाद का एक जजमेंट 1946 जो मैंने बताया, 1947, प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स खुलना, खुलना जगह का नाम है, प्रीवी काउंसिल का जजमेंट 1947। तो इस तरह पीथ एंड सब्सटेंस का बहुत शानदार तरीके से इस्तेमाल हुआ है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी के केस में 1957 में, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी 1957, चमर बॉगवाला, टिस्को वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1958, सब डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटेंस, पीथ एंड सब्सटेंस के ऊपर है। हमारे लिए डिस्कशन का स्कोप नहीं है इतना कि हम आपको इसका फैक्ट बताएं। स्टेट ऑफ बिहार 1958, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस चारूशीला दासी, चारूशीला दासी। समझ आ गया ये? तो आगे चले, यही मेन था। उसके बाद मेनली आर्टिकल 247 है, आप याद रखिएगा, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ के बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इफिशिएंट और स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पार्लियामेंट जो है अपने लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडिशनल कोर्ट भी बना सकती है लॉ के द्वारा। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडिशनल कोर्ट्स फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ विथ रिस्पेक्ट टू ए मैटर यूनिमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। मान लीजिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाए एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, नशीले पदार्थों के मैन्युफैक्चरिंग, उसके ट्रांसपोर्टेशन और यूज को रोकने के लिए, पनिशेबल ऑफेंस बनाने के लिए लॉ बनाया, स्पेशल लॉ है। तो उस लॉ के द्वारा स्पेशल कोर्ट भी वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। स्पेशल कोर्ट कहीं और इस्टेब्लिश नहीं होगा, वहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होगा, या कई डिस्ट्रिक्ट के लिए एक स्पेशल कोर्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो स्टेट के ही जुडिशियल ऑफिसर्स जो होंगे हायरार्की वाले, वही वहां पर बैठेंगे जज के तौर पर, लेकिन वो सेंटर के द्वारा डेजिग्नेटेड लॉ हो गया, सेंट्रल लॉ के द्वारा डेजिग्नेटेड कोर्ट हो गया। वो हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से ही उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट होगी। जहां भी स्टेट के लेवल पर जुडिशरी में कोई भी काम होना है, हाई कोर्ट को जरूर ही कॉन्फिडेंस में रखना मैंडेटरी है, क्योंकि हाई कोर्ट के गार्डियनशिप और कंट्रोल में स्टेट की पूरी जुडिशरी काम करती है। तो पार्लियामेंट्री लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा ही कोई स्पेशल कोर्ट या एडिशनल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, कई डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक लेवल पर बनाया जा सकता है। आर्टिकल 248 बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिडुअरी लेजिस्लेटिव पावर। क्या है? अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट विधायी शक्तियों की बात है। क्या है ये? बहुत सिंपल है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में
तमाम हमारे लाइफ से रिलेटेड तमाम सब्जेक्ट को लिख दिया, जो हमारे संविधान निर्माताओं को कन्वेंशनली या उस समय की रिसर्च और थिंकिंग के द्वारा अच्छा लगा, जरूरी लगा, वो सारे सब्जेक्ट उसमें उन्होंने यूनियन लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। अब या तो कोई सब्जेक्ट उस समय मालूम नहीं होगा, ज्ञात ही नहीं होगा, कॉग्निजेंस में होगा ही नहीं, उसको नहीं डाला उन्होंने। अब साइबर क्राइम कोई नहीं जानता था उस जमाने में, 1946 में कौन जानता था, 1990 तक नहीं कोई जानता था, तो कैसे लिखते साइबर ऑफेंस या आईटी से रिलेटेड ऑफेंसेस के मामले, छूट गया, नहीं लिखा जा सका। अब बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं भी लिखा गया तब भी आईटी से रिलेटेड लॉ बनाए जाने का स्कोप तो बने रहना चाहिए। तो स्कोप है, कॉन्स्टिट्यूशन के ही यूनियन लिस्ट में एंट्री, जो लास्ट एंट्री नंबर है, वो रेजिडुअरी सब्जेक्ट के लिए सफिशिएंट प्रोविजन बना रहा है वहां पर। और उसके बारे में आर्टिकल 248 क्या कह रहा है कि इस तरह के सब्जेक्ट जिनके ऊपर न तो यूनियन लिस्ट में कोई जिक्र है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में कोई जिक्र है, ना स्टेट लिस्ट में कोई जिक्र है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में कोई जिक्र है, तो समझ लो कि वो रेजिडुअरी सब्जेक्ट है, छूट गया सब्जेक्ट है। उसके ऊपर लॉ बनाने की आर्टिकल 248 के अकॉर्डिंग उसके ऊपर लॉ बनाने की एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास होगी। आर्टिकल 249 कम इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल थीम है कि पार्लियामेंट और स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं लेजिस्लेशन के मामले में, जो सब्जेक्ट्स का डिवीजन है पार्लियामेंट और स्टेट के लिए, तो उसकी पूरी रिस्पेक्ट की जाएगी। लेकिन पार्लियामेंट को पूरा देश संभालना है, पार्लियामेंट से एराइज होने वाली यूनियन एग्जीक्यूटिव को पूरा देश संभालना है। तो इसलिए सेंटर में, यूनियन में अगर कोई थिंकिंग चल रही है कि स्टेट के किसी लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाए तो अच्छा रहेगा, तो ये काम बिल्कुल पॉसिबल है। आर्टिकल 249 का क्लॉज 1 कहता है कि अगर यूनियन पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है, जो स्टेट के इंटरेस्ट को थ्योरेटिकली एटलीस्ट प्रोटेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो राज्यसभा अगर एक रेजोल्यूशन पास करे, एक संकल्प पास करे और उसके द्वारा आह्वान करे पार्लियामेंट को, मतलब खुद को और लोकसभा को, कि चलो स्टेट लिस्ट के एक सब्जेक्ट के ऊपर हम लॉ बनाएं क्योंकि ऐसा करना जरूरी है। मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं इमेजिनेशन से, कि अल्कोहल स्टेट का सब्जेक्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सेल, लेकिन पूरे इंडिया में शराबबंदी लागू करनी है, तो पार्लियामेंट ही लॉ बना पाएगी, तभी होगा ऐसा। और राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास किया, उसके द्वारा खुद को, लोकसभा को, मतलब ओवरऑल पार्लियामेंट को इम्पावर कर दिया कि हम एक अल्कोहल को बैन करने वाला लॉ पूरे इंडिया के मामले में बनाए, तो ये पार्लियामेंट फिर लॉ बना सकती है। लेकिन ध्यान रहे, स्टेट के लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट के ऊपर ये जो पार्लियामेंट ने इंक्रोचमेंट किया, ये स्टेट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इसको टेम्पररी इंक्रोचमेंट बनाया गया है। मतलब पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया ये जो लॉ है स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर, ये टेम्पररी नेचर का होगा, 1 साल तक का होगा। फिर राज्यसभा दोबारा से रिजोल्यूशन पास कर दे तो उस लॉ की वैलिडिटी आगे 1-1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है। अदरवाइज जनरल रूल यही है कि स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकते। लेकिन आर्टिकल 249 क्लॉज 1 कहता है कि राज्यसभा अगर स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा इंपावर करे तो ऐसा काम हो सकता है। आर्टिकल 250 भी उस सर्कमस्टेंस को बताता है जिसमें पार्लियामेंट इंपावर्ड हो जाती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर कोई लॉ बनाने के लिए, और वो टाइम है इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जब ऑपरेशन में हो, लागू हो। तो वैसी स्थिति में देश के सामने दरपेश क्राइसिस को संभालने के लिए पार्लियामेंट और सेंटर की जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिल जाते हैं। उसी एक पावर का नमूना है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो आर्टिकल 250 कहता है कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कोई भी लॉ पार्लियामेंट बना सकती है, वो भी टेम्पररी पीरियड तक के लिए ही होगा, यूजुअली जब तक इमरजेंसी चल रही है तब तक के लिए, हालांकि उसके बाद के भी 6 महीने तक वो लॉ ऑपरेट कर सकती है। अब अगर हम देखें तो आर्टिकल 252 कहता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर कॉमन ज्वाइंट रेजोल्यूशन के द्वारा पार्लियामेंट को रिक्वायर करें, आह्वान करें, तो पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। आर्टिकल 253 कहता है कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, अग्रीमेंट है, ऑब्लिगेशन है उस तरह का, तो उसको फुलफिल करने के लिए कोई भी लॉ बनाने की पूरी पावर पार्लियामेंट को होगी, है नहीं। इंटरनेशनल मामले जो हैं वो डोमेस्टिक डिवीजन या कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर वो प्रिवेल करेंगे ना, देश की इज्जत का सवाल है, देश के इंटरनेशनल कमिटमेंट का सवाल है। तो ऐसे में आर्टिकल 253 कहता है कि
किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट या कन्वेंशन इत्यादि को इफेक्टिव बनाने के लिए किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर इंडिया में लॉ बनाने की पावर होगी पार्लियामेंट के पास। इतना इसका मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के परसुएंस में, उसके हित में स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। और आर्टिकल 254 कहता है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट्री और स्टेट लॉ के बीच इनकंसिस्टेंसी है तो ये इनकंसिस्टेंसी किसके फेवर में रिजॉल्व होगी? पार्लियामेंट के फेवर में। मतलब पार्लियामेंट्री लॉ स्टेट लॉ के ऊपर उस हद तक प्रिवेल करेगा जिस हद तक वो दोनों रिपग्नेंट हैं। इसके अलावा अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के मामले में तो यहाँ भी कुछ प्रोविजंस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। प्रोविजंस का सार संक्षेप यही है कि आर्टिकल 256, 257 को जरूर याद रखिएगा इन टर्म्स। आर्टिकल 256 कहता है कि हर स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो इस तरह से एक्सरसाइज की जाएगी कि उस स्टेट में पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी एग्जिस्टिंग लॉ के पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी एग्जिस्टिंग लॉ के इंप्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत ना आने पाए। जैसे पार्लियामेंट के ने लॉ बना दिया एनआईए एक्ट कि कुछ टाइप के ऑफेंसेस होंगे, कुछ टाइप के इंसिडेंट्स होंगे तो स्टेट के अंदर ही जनरली वो, और इस नाते स्टेट को प्राइमा फेसी पावर होगा स्टेट की पुलिस को कि वो उसके ऊपर एक्शन इनिशिएट करें, कॉग्निजेंस, सफिशिएंट कॉग्निजेंस ले। लेकिन अगर लॉ ये कहता है कि अगर उस टाइप का इंसिडेंट हुआ है तो स्टेट पुलिस उस मैटर को अब फर्दर इन्वेस्टिगेट ना करे बल्कि एनआईए को सौंप दे वो मामला, तो फिर जब लॉ की रिक्वायरमेंट है, पार्लियामेंट्री लॉ की रिक्वायरमेंट है कि स्टेट पुलिस ऐसे मामलों में इन्वेस्टिगेशन करने से अब आगे ना बढ़े, रुक जाए, तो फिर स्टेट की पुलिस को चाहिए कि पार्लियामेंट्री लॉ का वो सम्मान करे और रुक जाए और एनआईए को अब उसकी इन्वेस्टिगेशन करने दे। बावजूद इसके अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट डिफाइंस शो करे तो यूनियन को ये एग्जीक्यूटिव पावर है, फॉर्मल पावर है आर्टिकल 256 के थ्रू कि वो कोई भी अप्रोप्रिएट डायरेक्टिव स्टेट को दे सकते हैं कि भाई आप जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। और अगर स्टेट उस डायरेक्टिव को ना माने तो आर्टिकल 365 नज़ारा पर्सपेक्टिव क्रिएट करता है कि ये फिर तो उस स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर गई, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर गई तो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको डिसमिस भी किया जा सकता है। आर्टिकल 257 भी ऐसा ही है जो इंश्योर करता है कि हर स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर इस प्रकार से एक्सरसाइज की जाएगी जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसके एग्जीक्यूटिव पावर के एक्सरसाइज में कोई बाधा ना पड़े। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मान लीजिए कि सीबीआई किसी मैटर को या ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इत्यादि किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो स्टेट की पुलिस उनको रोकने का काम न करे। सेंटर अगर वैलिडली, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली सही दायरे में रहते हुए स्टेट के अंदर जाकर कोई काम कर रही है, सेंटर की कोई एजेंसी, तो स्टेट की पुलिस या स्टेट की कोई अदर एजेंसी का ये काम नहीं है कि उनके काम में, सेंटर के काम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। और अगर करेंगे तो सेंटर को पूरी पावर है कि स्टेट की उस गवर्नमेंट को कोई भी अप्रोप्रिएट डायरेक्टिव वो इशू कर सकते हैं जिसको मानना उनके लिए बाध्य होगा। नहीं मानेंगे तो 365 और फिर बाद में 356 के तहत उनको हटाया जा सकता है। तो यही है। इसके अलावा आर्टिकल 258 है जो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि यूनियन की कोई एग्जीक्यूटिव पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं। मतलब लॉ हमने बना दिया, एग्जीक्यूशन का काम भी सेंटर को ही करना था, लेकिन अच्छा होगा कि इस पावर को स्टेट एक्सरसाइज करे क्योंकि स्टेट के जो ब्यूरोक्रेसी है, उसकी जो स्टाफ है वो चारों तरफ स्टेट के अंदर मौजूद हैं, तो किसी भी सेंट्रल लॉ के एग्जीक्यूशन के मामले में पावर जो है स्टेट के एग्जीक्यूटिव के ऊपर कॉन्फर की जा सकती। कोई एग्जीक्यूटिव पावर ही सेंटर का है तो उसको स्टेट के ऊपर कॉन्फर किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आर्टिकल 261 कि कोई भी सरकारी कागज है, चाहे स्टेट का हो, लोकल बॉडीज का हो, पूरे इंडिया में उसको थ्रू आउट मान्यता मिलेगी। आर्टिकल 262 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसमें कहा गया कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के मामले में एडजुडिकेशन के लिए जो है वो कोई मैकेनिज्म क्रिएट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा लॉ के माध्यम से, और ये डिक्लेयर किया जा सकता है कि किसी उस बॉडी के, उस एडजुडिकेटरी बॉडी के द्वारा दिए गए निर्णय के ऊपर किसी भी कोर्ट में अपील नहीं होगी। और आर्टिकल 263 जिस पर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया है वह इंटर स्टेट काउंसिल का प्रोविजन। कहने का मतलब कि प्रेसिडेंट को अगर कभी भी यूजफुल लगे
प्रेसिडेंट का मतलब बार बार समझ लो यही कि प्रेसिडेंट एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्रेसिडेंट को कभी भी ये लगे कि दो स्टेट के बीच के बेहतर रिलेशन को बेहतर करने के लिए, उनके बीच एग्जिस्टिंग कोई कॉज है झगड़े का तो उसको ख़त्म करने के लिए, भविष्य में झगड़े ना हो इस पर कोई फार्मूला सजेस्ट करने के लिए या कोई मैकेनिज्म क्रिएट करने के लिए, अगर सभी स्टेट्स का एक ग्रुप बनना चाहिए जिसको इंटर स्टेट काउंसिल कहा जाएगा, तो उस प्रकार का ग्रुप बना सकते हैं प्रेसिडेंट बाय नोटिफिकेशन। नहीं बना था। पहली बार प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह की गवर्नमेंट ने इंटर स्टेट 1990 में क्रिएट किया इंटर स्टेट काउंसिल। तो सभी स्टेट इसके मेंबर हैं। अब स्टेट रिप्रेजेंट होते हैं उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और जिन राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरेटरीज में चीफ मिनिस्टर नहीं है, वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से इंटर स्टेट काउंसिल जो है जब मौका लगे तो डिस्कस करते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशन कैसे बेहतर हो, स्टेट के बीच रिलेशन को डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, समय रहते कैसे उसके मामले में समुचित एहतियाती कदम उठाए जाएं, प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठाए जाएं ताकि चीज़ें ना बिगड़ें। तो इन सब के मामले में एक डिबेट डिस्कशन के लिए ये इंटर स्टेट काउंसिल एक फोरम के रूप में काम कर सकता है। लेकिन लॉजिस्टिक्स की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, इनकी फ्रीक्वेंट मीटिंग बुलाना बड़ा मुश्किल सा लगता है, इसीलिए इनका कोई खास अचीवमेंट अभी तक नहीं रहा है, थोड़े बहुत एग्जाम्पल को छोड़कर। तो 263 बड़ा कामयाब है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे। वी विल मीट टुमारो विथ अनदर सब्जेक्ट, और हम उसमें देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या हो सकता है। थैंक यू, टिल टुमारो।